हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी डीलेट क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। इतना मैं आपसे आशा कर ही सकती हूँ क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं रेगुलर करवा रही हूँ। आपका इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बस ध्यान से चीज़ों को समझ लीजिए क्योंकि ये जो बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं बहुत सेमेस्टर के वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे ही आते हैं। आज की जो ये क्लास है ये बाल विकास की क्लास है। हम यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस थी, बहुत सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा। पार्ट तीसरा यहाँ पे है, ये थर्ड वीडियो मेरी है जो मैं आपको डिटेल में चीज़ों को समझा रही हूँ। 2 वीडियो मैंने ले लिया, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बाल विकास की क्लास से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई, वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 में फुल डिटेल में 1 घंटे की क्लास हुई है जिसमें एकदम स्टार्टिंग से लेके सारी चीज़ों को बताया गया है। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमारा पार्ट थर्ड है। बाल विकास का जो सिलेबस है बाल विकास का जो सिलेबस आपके डीलेट में दिया है वो 2 पार्ट में दिया हुआ है। आपके बाल विकास का पूरा कॉन्सेप्ट, फिर अधिगम का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। तो आज हमारा ये लगभग एक हिस्सा तो क्लियर हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अधिगम के बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसमें थॉर्नडाइक का नियम, पावलोव का नियम, स्किनर का नियम, इन सब के जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट सुपर टेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बाल विकास से बनते हैं। 50 नंबर का आपके डीलेट में आएगा और टेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस लगभग इसी से रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस होकर चीज़ों को सुनिए और अच्छे से समझिए। चलिए देखते हैं पहले हम आज इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूं ताकि आपके मन में एक माइंड मेकअप हो जाए कि आज हमको इस चीज़ से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ना है। आप शालिनी डेयर क्लास साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे बाल विकास का पूरा कंप्लीट कोर्स चल रहा है। ये पार्ट थर्ड है। अब देखते हैं टॉपिक क्या है जो मैंने आज लिया है जिसपे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है जिसपे हम चर्चा करेंगे वो है बुद्धि लब्धि, आईक्यू के बारे में, इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, बुद्धि परीक्षण के बारे में, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां होती हैं उनके बारे में। आप सिलेबस से मैच कर सकते हैं, आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है। हर्बन रोसा का शाही धब्बा परीक्षण है, इनके बारे में पढ़ेंगे। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, इसके बारे में पढ़ेंगे। वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण, इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टेट सुपर टेट डीएलएड सभी के लिए, उनको जानेंगे। उनकी स्टेज के बारे में चर्चा करेंगे। चिंतन, कल्पना, तर्क और वंशानुक्रम के नियम, इन सब से जुड़ी हुई हर टॉपिक पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके सामने पहला टॉपिक आज का है बुद्धि लब्धि क्या है, आईक्यू क्या है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको यह प्रश्न 1 नंबर के में आ सकता है, अभिप्राय पूछ लेगा आपसे, आप क्या समझते हैं पूछ लेगा, ऐसे ही क्वेश्चंस अराइज होंगे। अब जानते हैं ये है क्या। बुद्धि लब्धि के नाम से ही इंटेलिजेंस के सबसे बुद्धि की बात झलकती है। बुद्धि लब्धि किसी बालक में उपस्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है। यह क्या है? ये किसी बालक में कितनी बुद्धि है उसका एक मात्रा का मापन है कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि इस बच्चे के पास कितनी बुद्धि है, यह बच्चा किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करेगा। विधि के द्वारा हम बालक की वास्तविक उम्र, जो उसकी रियल एज है 15 साल, 5 साल, 10 साल, एवं उसकी जो मानसिक एज है, मतलब होता है ना कि मेंटली उसकी एज कितनी है। शरीर बड़ा हो जाने से मतलब नहीं कि आपका कंप्लीट विकास हो गया, मेंटली भी आप प्रिपेयर रहो तो मेंटल एज भी एक ग्राफिकल इमेज बना ली जाती है जो इमेज को मेजर करने में काम आती है। इसमें यहाँ पे बात कह रहा है कि इस विधि के द्वारा हम बालक की वास्तविक उम्र और उसकी मानसिक उम्र की सहायता से हम उसकी बौद्धिक क्षमता को मापते हैं। आपको किसी भी व्यक्ति की अगर इंटेलिजेंस को टेस्ट करना है या उसके आईक्यू को जानना है तो आप कैसे मेजर कर सकते हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा सा तरीका है कि आप उसकी रियल एज भी जानिए, आप उसकी मेंटल एज भी जानिए और चीज़ों को, उससे एक सूत्र है उस सूत्र पर आप रख देंगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएगी जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी के लिए आपको यहाँ पे बुद्धि लब्धि समझना था वो क्या है, तो इसका बहुत अच्छा आपको एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं कि बुद्धि लब्धि किसी बालक में उपस्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है। क्या है? यह बुद्धि की मात्रा का मापन है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। अब बुद्धि लब्धि का सूत्र जानते हैं। यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, सूत्र दे देगा तो आपसे पूछेगा कि किसका सूत्र है, या तो आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र बताना होगा तो पूरा सूत्र लिखना होगा, इसलिए सूत्र को याद करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बेसिक सा है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय अपॉन वास्तविक आय इंटू 100। ठीक है, मेंटल एज अपॉन वास्तविक एज इंटू 100 आपका ये फॉर्मूला है। बहुत आसान है, आपको वैल्यू दे देगा, आप पुट करिए और रिजल्ट निकाल के उनकी बुद्धि लब्धि बता दी कि इस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है। ये बात रही यहाँ तक की। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखते हैं जो फंसती है, जैसे बच्चे फंसते हैं जो टेट में पूछी जाती है। आप पढ़ो तो डीएलएड के बेस पे ही सिर्फ वहाँ पढ़ो, टेट के लिए भी प्रिपेयर रहो कि अभी से आप पढ़े हो तो उस टाइम पे आप रिवाइज कर लो, कुछ चीज़ें जो उसमें नहीं मिलेगी उस टाइम पे पढ़ लेना।
ठीक है, अब देखिए जो फँस जाएगा वो है बुद्धि लब्धि का सूत्र का आविष्कार किसने किया, जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है, ऐसे आपको 3-4 चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकता है। अब इसमें एक ही चीज़ है, वो है बुद्धि लब्धि के सूत्र का आविष्कार टर्बन ने किया। किसने किया? हमारे टर्बन साहब ने किया। जनक कौन है बुद्धि लब्धि सूत्र के? टर्मन साहब है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वी फोकस ऑन दिस टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले किसने दिया। सबसे पहले इसमें बहुत सारे ऐसे शब्दों की भी बातें हैं, सूत्रों की भी बातें हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, हर चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे उसके जनक के बारे में जब पूछेगा तो आप टर्मन टिक करेंगे, लेकिन अगर उसी जगह लिखा होगा कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया और टर्मन और स्टर्न दोनों नाम दिया होगा, तब आपकी जो है माइंड का काम वहीं गेम शुरू होगा कि आपको ये चीज़ क्लैरिफाई होनी चाहिए, तभी आप टिक कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न देखने को आपको आसानी से मिल जाएगा कि अब अगर बोले जनक तो टर्बन, लेकिन सू सबसे पहले किसने दिया है सू, तो स्टर्न ने दिया है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि कोई भी रूल या कोई भी टेस्ट कुछ भी आता है तो लोग उसमें हल्का सा चेंज करके उस चीज़ को, उसमें डेमेरिट निकाल के कुछ चेंज करके उसको अपने नाम करते हैं। ये हर एक चीज़ में देखा गया है। उसी तरह स्टर्न साहब ने मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु तक का ही सिर्फ सूत्र दिया था, लेकिन टर्मन साहब ने इसी में 100 से गुणा कर दिया, इसी में 100 से गुणा कर दिया, इसलिए यह इसके जनक कहलाए हैं। लेकिन सबसे पहले स्टर्न साहब ने दिया था। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिए कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए टर्मन साहब ने एक चार्ट को दिया है, या बहुत फेमस है, बहुत प्रश्न इससे बनते हैं। एक तरफ बुद्धि लब्धि, एक तरफ बुद्धि का लेवल है। अगर आप किसी बच्चे को कि आपको बुद्धि लब्धि बतानी है, आपको बुद्धि लब्धि पता होगी तो आप बता देंगे किस कैटेगरी में आएगा। अगर आपको कैटेगरी पता है तो आप उसकी बुद्धि लब्धि बता देंगे। ठीक है, बात आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी टेबल है, इनकी ही फेमस है, बहुत लोगों ने अलग अलग बताई, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं की टेबल से आता है। ठीक है, बात अब देखिए कोई बच्चा है, अगर उसकी बुद्धि लब्धि 0 से 25 के अंदर का है तो जड़ बुद्धि कहलाएगा। अगर 25 से 50 है तो मूर्ख बुद्धि कहलाएगा। 50 से 70 है तो वो अल्प बुद्धि कहलाएगा। 70 से 80 है तो वो क्षीण बुद्धि कहलाएगा। तो ये सारे इसके अंदर का जो बच्चे आएंगे वो इन कैटेगरी के अंदर बिलोंग करेंगे, उनकी बुद्धि लब्धि इस नाम से पुकारी जाएगी। ठीक है, बात आगे देखते हैं। अगर कोई बच्चा है 80 से 90 है तो वो मंद बुद्धि कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है 90 से अगर 110 के बीच में है सामान्य बुद्धि। हमारे इंडिया में इस कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपकी 110 से 120 के अंदर है तो ये श्रेष्ठ बुद्धि है, जो बहुत कम मिलते हैं। 120 से 140 जो है वो अति श्रेष्ठ है। 140 से ऊपर जो है प्रतिभाशाली, जो IAS PCS और तमाम लेवल पे जाते हैं। तो ये बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे होते हैं। अब आप देखिए, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें टेबल से मिलेगी, किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ताकि आपको टॉपिक से आप रिलेट करके क्वेश्चंस को देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कैसे प्रश्न अराइज होगा, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बात आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। आपको 1 नंबर में पूछ लेगा, ऐसे भी लिखने को भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, वो पेपर के ऊपर है कि कैसे आएगा। इसको अगर आप एक तैयार करेंगे अच्छे से कर ले जाएंगे। बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आय अपॉन वास्तविक आय इंटू 100, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल था। मूर्ख बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? राइट आंसर है 25 से 50 उसका IQ होता है, जो मूर्ख बुद्धि बालक होता है। यह आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आ सकता है। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है, इसलिए आपको यह टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपको बन जाएंगे। फिर यहाँ पे है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 26 साल है, कोई बच्चा है उसकी जो मानसिक आयु है, मेंटल है, वो 26 साल की है, लेकिन उसकी जो रियल एज है वो 20 साल की, तो उसकी आपको इंटेलिजेंस लेवल बतानी है क्या है, तो आप बुद्धि लब्धि का सूत्र रखेंगे। मानसिक आयु उसकी 26 है, वास्तविक आयु उसकी 20 है, इंटू 100, आपका राइट आंसर 130 आएगा। आपको फॉर्मूले पे सारी वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकाल देना है। ठीक है, बात यहाँ तक की बात रही। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग, या जो शब्द का प्रयोग है वो टर्मन नामक वैज्ञानिक ने किया था। शब्द की बात की गई, सूत्र की बात नहीं की गई, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक आयु का शब्द प्रयोग किसने किया था? मानसिक आयु जो हमारे फॉर्मूले में मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100 है, वह मानसिक आयु का जो शब्द है सबसे पहले बीने नामक वैज्ञानिक ने किसने दिया था? बीने नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था? 1908 में दिया था। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टेट सुपर टेट में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बात आगे रखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ, क्या डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, हम किस बात पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। हम इसके बारे में जानेंगे, जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, इंटेलिजेंस टेस्ट मतलब हमारी जो बुद्धि है उसका टेस्ट लेना, उसका मतलब एक आकलन लगाना कि क्या है, कैसे होता है, बच्चे कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। यह बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि आज आप प्राइमरी में जाएंगे तो आपको वहाँ पे 10 बच्चे मिलेंगे, एक क्लास में 50 बच्चे मिलेंगे, 20-30 ऐसे बच्चे रहेंगे, हर घर के अलग-अलग बच्चे रहेंगे, तो वो चीज़ मदर करनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप उनको निदान दे सको, उनकी समस्या को दूर कर सको। ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई जा रही है इसका मतलब ये है कि आप प्राइमरी में जब जाओ, ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, फेस करो तो समझो उस चीज़ को ना कि आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए। आपको इस चीज़ प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आप चीज़ों से पहले से ही अवगत रहो। ठीक है बात? अब यहाँ पे बात है बुद्धि परीक्षण की। व्यक्ति केवल शारीरिक गुणों से ही एक दूसरे से भिन्न नहीं होता। अगर कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है, वो सिर्फ अपनी फिजिकल क्वालिटीज से, कैरेक्टरिस्टिक से ही वो सिर्फ चेंज नहीं होगा, उसकी मेंटल और बौद्धिक गुणों भी एक दूसरे से मतलब उसकी जो मेंटल थिंकिंग है, जो उसकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, वो भी उसको उस बंदे से भिन्न करती है। दो लोग हैं, दोनों में ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। ये विभिन्नताएं जन्मजात भी होती हैं। ये भी बात बहुत अच्छी है कि ये चीज़ बाय बर्थ भी हो सकती है, देखने में मिल सकती है। और कुछ व्यक्ति जन्म से ही बहुत, क्योंकि कभी वो बहुत सारे लोग होते हैं जो शुरू से ही बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कुछ बहुत शुरू से ही मंद बुद्धि के होते हैं। तो ऐसा भी देखने को बहुत बार मिला हुआ है। आजकल तो बुद्धि लब्धि के रूप में मानते हैं कि यह एक संख्यात्मक मान है। ये जो बुद्धि परीक्षण होता है, यह एक संख्यात्मक मान है जो दिया जाता है कि इस बच्चे का इतना है, इस बच्चे में इतना है, इस बच्चे में इतना है, ये डिफरेंस इस बच्चे में है, ये डिफरेंस इस बच्चे में है। तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है बात, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकार। आप बुद्धि परीक्षण से समझे कि आपकी बुद्धि का परीक्षण लेना, आपकी बुद्धि का टेस्ट लेना। अब ये आप जो टेस्ट लेंगे ये किस प्रकार से लेंगे, कैसे लेंगे, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। आप टॉपिक जान गए हो तो कोई तरीका होगा ना, आपके माइंड में बात आएगी ना कि हाँ कैसे ले सकते हैं। तो मैं आपको बताने चल रही हूँ कि बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, मेनली 2 पार्ट में बांटा गया। वह पहला रूप क्या है या पहला ग्रुप क्या है, तो वैकल्पिक बुद्धि परीक्षण यानी कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। दूसरा है सामूहिक बुद्धि यानी कि ग्रुप। वैकल्पिक से मतलब सिंगल सिंगल, सामूहिक से मतलब ग्रुप में, एक ग्रुप में 5 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 50 बच्चे, ऐसे। ठीक है बात। अब हम इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं, तब की चीज़ें आपको समझ, जब आप रिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, और जितना आप अभी से पढ़े रहेंगे उतना आपके लिए डीएलएड में बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले वैकल्पिक बुद्धि परीक्षण क्या है, इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल टेस्ट जो है वो क्या है। यह परीक्षण एक समय में एक व्यक्ति में किया जाता है, मतलब एक टाइम पे एक बंदा जाएगा, एक टाइम पे एक बंदा। जैसे आपका वाइबा होता था पहले, तो क्या होता था कि एग्जामिनर आता था, या तो सिंगल सिंगल यानी एक ही बच्चा जाता है, या तो 3 बच्चे या 6 बच्चे ऐसे ग्रुप में जाता है। तो वही यहाँ पे है कि इंडिविजुअल एक टाइम पे एक ही लोग का टेस्ट होगा, एक ही लोग को पूरा आकलन किया जाएगा। इसका आरंभ बीने ने किया था। पहला प्रश्न आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक बार में एक लोग होंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर आपको यहाँ पे है कि पहला प्रश्न जो बनेगा, किसने दिया है, किसने आरंभ किया, तो बीने साहब ने किया पहला प्रश्न 1 नंबर का। बीने द्वारा निर्मित प्रशिक्षण कर संशोधन साइमन ने किया। अब इसमें बहुत सारा संशोधन जो है साइमन ने कर दिया था, इसीलिए इस प्रशिक्षण को बीने साइमन परीक्षण कहा जाता है। अब बीने साइमन परीक्षण क्यों कहा जाता है, ये बात आपको क्लियर हो गई कि बीने ने दिया था, आरंभ किया था, फिर साइमन ने उसमें कुछ चेंज करके ये इन दोनों के नाम से यह कहलाया। तो वैकल्पिक बुद्धि परीक्षण क्या है, इसमें एक टाइम पे एक व्यक्ति का मापन किया जाता है या टेस्ट लिया जाता है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा था सामूहिक, जो ग्रुपिंग वाला था, वो क्या है वो समझते हैं। नाम से ही चीज़ें क्लियर है कि इसमें एक टाइम पे मोर देन 3, मोर देन 2, मोर देन 5 ऐसे बच्चे जाएंगे, ऐसे लोगों का मापन होगा। यह परीक्षण एक समय में अनेक व्यक्तियों द्वारा, एक टाइम पे मोर देन 2, मोर देन 5 बच्चे या ग्रुप व्यक्ति कुछ भी रहते हैं। इसका आरंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तब इसको बनाया गया था, यह टेस्ट तब लाया गया था। कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। तो यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसका कारण यह है कि वहाँ पे सरकार मनुष्यों की मानसिक योग्यता, जो उनकी मेंटल क्वालिटी थी, स्किल थी, उसके अनुसार उनको सेना में सैनिक अफसर और कर्मचारियों के पदों पर नियुक्त करना चाहती थी। उस समय
क्या होता था कि लोगों की ज़रूरत थी तो मेंटल एज के बेस पे इस चीज़ को रख रहे थे, तो ग्रुपिंग, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी, तो अगर एक लेकर लोगों को करते तो समय बहुत कम था, इसलिए बहुत ग्रुप में बुलाते थे और मेंटल एज के हिसाब से उनको चेक करते थे। फिर उनको पद बताते थे ये इस पोस्ट के लायक है, ये इस पोस्ट के लायक है। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण वर्ल्ड वॉर जब हो रहा तब लाया गया था। तो ये हर एक परीक्षण एक किसी न किसी पर्पस के थ्रू, किसी न किसी कारण के थ्रू बना हुआ है, जो बहुत विख्यात हो गया और आज भी उस पर काम हो रहे हैं, चीज़ों को देखने को मिला है। ठीक है बात, तो दोनों परीक्षण क्लियर हो गए कि क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, जो चीज़ें मैंने ली है उसको आप समझिएगा। यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, जो व्यक्तिगत थे वैयक्तिक थे, दोनों एक ही इंडिविजुअल है। अब आपको इसके परीक्षण, इसके अंतर्गत इतने सारे परीक्षण आते हैं, इस चीज़ के बारे में समझना है, इसलिए मैंने कुछ हेडिंग में अलग कर दिया है कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। ये फिलहाल अभी नहीं आएगा। अगर जब आप ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी बुक्स में दिया होगा, सारे नहीं दिए होंगे, कुछ तो ज़रूर दिया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, इससे नहीं आएगा। ये मैंने थोड़ा आपको फर्दर बताने की कोशिश की है कि आप समझते रहिए कि चीज़ें क्या है। दो परीक्षण था, दोनों परीक्षण को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। अब उन दोनों में उसके और अंदर भी चीज़ें हैं। अब वैकल्पिक बुद्धि परीक्षण में क्या कौन कौन से परीक्षण आते हैं इसको आप देखिए, ये आपको समझना जरूरी है। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण वैकल्पिक के अंतर्गत आता है, यानी कि एक बार में एक। स्टैनफोर्ड जो है वो टर्मन के संशोधन परीक्षण में एक बार में एक है के अंतर्गत है। वैसलर का बुद्धि परीक्षण, गुडेनफ का ड्रॉमैन टेस्ट है, भाटिया का बैटरी परीक्षण है, पोर्टियस का बुलबुलेट टेस्ट है, स्टैनफोर्ड का बीने स्केल। तो ये 7 मैंने आपको बता दिए जो वैकल्पिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। यह प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको याद है, जैसे भाटिया का बैटरी परीक्षण याद होना चाहिए, पोर्टियस का बुलबुलेया है और वैसलर का बुद्धि है, गुडेनफ का ड्रॉमैन टेस्ट है। ऐसे आपको याद करना होगा। आपको नाम दे देगा तो ये टेस्ट पूछेगा, टेस्ट दे देगा तो नाम पूछेगा, इसलिए चीज़ों को क्लियर होकर समझिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें हैं नाम से, इस तरह 2 प्रश्न आपको बनेंगे ऑब्जेक्टिव में और वैसे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पीएनपी पेपर कभी कभी घुमा भी देती, इस बात पे भी थोड़ा टेंशन रखिएगा। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जैसे हमने वैकल्पिक बुद्धि परीक्षण के कुछ नामों को जाना, वैसे यहाँ पे सामूहिक के बारे में भी है। ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि क्या है। आर्मी अल्फा टेस्ट सामूहिक में आएगा, सेना सामान्य वर्गीकरण सामूहिक में आएगा, आर्मी बीटा टेस्ट सामूहिक में आएगा और शिकागो क्रियात्मक टेस्ट भी सामूहिक में आएगा। सामूहिक का मतलब क्या था कि एक बार में आप अनेक लोग जाएंगे, अनेक बच्चे जाएंगे, अनेक लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है बात क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत होगा कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। जो ये इंटेलिजेंस का टेस्ट हो रहा है इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों हो रहा है, क्यों लोगों को इसके पीछे भाग रहे हैं या क्या मतलब है, तो ये भी समझना, क्योंकि कोई काम हो रहा है तो उसका मतलब कोई मोटिव तो ज़रूर होगा, तो वह मोटिव समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी। यहाँ पे क्या बताया गया ये जानते हैं। सर्वोत्तम बालक का चुनाव, अगर आप ये टेस्ट जानते हैं, इस टेस्ट से अवगत हैं, तो आप अच्छा बालक जो है, बेस्ट बालक जो है, मतलब हर चीज़ में अव्वल आने वाला, सब सारी क्वालिटी से एकदम होल डेवलपमेंट वाले बच्चे जिसका विकास हो सकता है, तो इस टेस्ट के माध्यम से हम उनका विकास कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है पिछड़े बालकों का चुनाव। जैसे 10 बच्चे हैं तो पिछड़े हैं, पीछे के वर्ग के हैं, सोच कैसी है क्या है, तो इसका भी हम चुनाव सिलेक्शन कर सकते हैं। अपराधी या समस्यात्मक बालकों का चुनाव, मतलब कोई दिक्कत है, अपराधी प्रवृत्ति की है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उनका भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं कि 5 बच्चे हैं तो 3 ऐसे हैं, 2 ऐसे हैं। ठीक है, हम उनका निदान करने के लिए, नहीं कि उनको ग्रुप से निकालने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। बालकों का वर्गीकरण, आप जब उनकी हर चीज़ को टेस्ट कर लेंगे तो एक क्राइटेरिया बन जाता है ना कि ये बच्चे ऐसे हैं, ये बच्चे ऐसे हैं, इनको ये स्किल सिखानी, इनको ये स्किल सिखानी, इनको इस तरीके से सिखाना, इनको कोई खेल में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई आर्किटेक्चर में अच्छा है, कोई किसी भी चीज़ में अच्छा है। हर बच्चे का अलग अलग लेवल होता है, उनकी मेंटल लेवल है, तो ये सारे क्लासिफिकेशंस करने के लिए भी ये चीज़ें जो टेस्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि इनका अपना एक डेवलपमेंट है। क्यों बनाए हैं इसका मतलब यहाँ पे इस टॉपिक में ये था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है जिनकी हम चर्चा करेंगे, वो है वैयक्तिक मापन की प्रक्षेपण विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न आता है। बी फोकस्ड ऑन दिस टॉपिक वेरी केयरफुली। अब देखिए इसके अंदर क्या है, प्रक्षेपण प्रविधियाँ क्या है, पहले आप वो जानिए, वो ज़रूरी है। प्रक्षेपण विधियों का आशय है कि अचेतन मन में दबे संवेग,
जो मन में दबा इमोशन है, जो फीलिंग्स है, आदि को किन्हीं व्यवहारों के माध्यम से बाहर निकालना। इसका मतलब क्या है कि अगर मन में कोई चीज़ें दबी हैं, छिपी हैं, तो उनको किस तरीके से बाहर निकाला जाए। अब ये आप मत करिएगा कि इसको पढ़ के आप घर के लोगों के ऊपर अप्लाई करिए, ऐसा कोई तरीका नहीं। ये आपको एक तरीके चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि जैसे आप प्राइमरी में जाते हो, छोटे बच्चे हैं, आप अपना बिहेवियर इतना प्यारा रखो कि बच्चे आपको अपनी बातों को, समस्या को बता सकें। ये नहीं कि आप वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ कोई दिक्कत है, कोई कपड़े नहीं अच्छे हैं, कुछ भी है, प्रॉब्लम है या होमवर्क नहीं किया, आप तड़ातड़ पीटने लगो। ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। इससे क्या होगा, बच्चे डर जाएंगे, स्कूल नहीं आएंगे, बहुत सारी अपव्यय और अवरोधन का जैसा समस्याएं देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप उनसे रिलेट करके रहेंगे तो ये वृद्धियाँ उस जगह पे काम आती है। तो वही बात इस प्रविधि के अंदर कही गई है कि जो अचेतन मन में जो इनएक्टिव नहीं है, जो मन एकदम दबे हैं, धसी हुई है, संवेग धसा है, भावनाएं धसी, आता है और चाहत है, सब कुछ है, लेकिन वो कह नहीं पाते, समस्या अपनी बता नहीं पाते हैं। तो किसी न किसी तरीके से उन चीज़ों को बाहर निकालना, वो जिस तरीके से आपको बाहर निकालना है, वही प्रक्षेपण प्रविधियाँ होती हैं कि आप ऐसा क्या करेंगे जिससे ये बच्चे अपनी प्रॉब्लम को खुद ब खुद बता सकें। अब आप उनके सामने ऐसा कौन सा माध्यम रखेंगे, तो ये तरीका है, ये एक ब्रिज आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम्स को बाहर निकालने के लिए या मन में दबी बातों को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से इन छिपे व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से जो छिपे हुए व्यवहार रहते हैं उनका अध्ययन किया जाता है और उन्हें बाहर निकाल, उनको किसी न किसी तरीके से बात में घुमा फिरा के कुछ भी करके बाहर से उगलवाना, कहते हैं ना कि उगलवा लेते हैं, तो वही चीज़ है ये। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या, अर्थात जैसा व्यक्ति के मन में होता है बाह्य वस्तु को वैसा। अगर बच्चा अच्छा है तो अच्छी चीज़ें देखेगा, बाहर की चीज़ें उसको अच्छी लगेंगी। बुरा अगर मन में सोच रहा है तो हर चीज़ बुरी लगेगी, जैसा दिखता है वैसा वो होता है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। अब नेक्स्ट टॉपिक उसी के अंदर आता है, वो है हरमन रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण। यह बहुत अच्छा है, बहुत क्वेश्चन से पूछे गए हैं, इंक ब्लॉक टेस्ट के नाम से यह फेमस है, साइकोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्याही धब्बा परीक्षण किसका है, हरमन रोरशा का है। स्याही धब्बा परीक्षण कब बना, क्या बना, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। टॉपिक बहुत अच्छा है, आप ध्यान से सुनिए कि मैं आपको इसके अंतर्गत क्या बताने जा रही हूँ, आपको कैसे प्रश्न के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हरमन रोरशा का स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो, यह परीक्षण 1921 में आया था। कब आया था, 1921 में आया था। पहला प्रश्न, स्याही धब्बा परीक्षण किसका है, हरमन रोरशा का। दूसरा प्रश्न, स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। यह आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, एक नंबर में वैसे भी पूछ सकता है, कई बार पूछा है इसलिए बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है और कलर से हाईलाइट किया हुआ ताकि आप समझें कि ये चीज़ से अलग है। अब इसमें क्या क्या हुआ, यह टेस्ट कैसे हुआ, यह समझते हैं। इसमें जो परीक्षण की सामग्री लगी है वह क्या है। अब आपको मैं यहाँ पे परीक्षण सामग्री के बारे में बता दूँ तो कुल 10 कार्ड हैं, जिसमें से 5 काले हैं, 2 काले और लाल रंग के हैं, 3 जो है वो अलग अलग स्याही के धब्बे हैं। अब यह कार्ड जो है टोटल कितना है, 10 है। आपसे संख्या पूछ लेगा कि हरमन रोरशा के स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी है, तो आपको 10 टिक करना होगा। ऐसे आपको प्रश्न पूछेगा जिसमें से 5 काले, 2 काले लाल है, 3 अलग कलर के हैं, तो ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए आगे इसमें उपयोगिता दी हुई है, मतलब यह जो परीक्षण है इसका क्यों उपयोगी है, क्या ज़रूरत थी इसको बनाने की। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से परीक्षार्थियों के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष को मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस टेस्ट के थ्रू हम जो बच्चे हैं, उन जो स्टूडेंट हैं, उनका जो इंटेलेक्चुअल है, उनकी जो एक्टिविटी फुल है, जो इमोशंस के पक्ष होते हैं, उनको हम माप सकते हैं, उनको हम मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि उनको मापना ज़रूरी होता है। इसका प्रयोग मानसिक रोगों के निदान, जो मेंटल पावर में कोई रोग है, जो मन में कोई कीड़ा बैठा है या कोई प्रॉब्लम है, रोग है, उसका निदान करने के लिए, उपचार करने के लिए, बाल निर्देशन में भी उनको निर्देश देने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं कि किस दिशा में उनको रास्ता दिखाओ कि वो उस चीज़ को लिंक करके आगे बढ़ सके। तो इन सब में इसकी उपयोगिता होती है। क्रो एंड क्रो साहब ने वहीं पर बात कही हुई है कि धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। उन धब्बों की व्याख्या करते हुए जिसका संपूर्ण चित्र उसको समझ में आता है, वह उन चीज़ों को बताता है कि अगर कुछ चीज़ें उसको अपने लाइफ से रिलेट करके जुड़ी हुई मिलती है तो वह उसी के माध्यम से चीज़ों को बाहर निकाल। धब्बे हैं, किसी बच्चे को कुछ कलर दिखेगा, किसी को उसमें चित्र दिखेगा, किसी को उसमें जो है गुब्बारा दिखेगा, किसी को उसमें बादल दिखेगा। अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग सोच है, इसीलिए एक प्रोजेक्ट पे 10 लोगों को बैठाया जाता है, क्योंकि ये यूथ जनरेशन जो है ना, 10 लोग काम करेंगे एक प्रोजेक्ट पे, 10 लोग अलग अलग सैलरी पाएंगे
और लेकिन इसीलिए तो कंपनी का जो हेड होता है वो अगर चाहे तो एक ही लोग से काम करवाए, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और पैसा तो उसका तो जाएगा जाएगा ही। लेकिन आप 10 लोगों को करवाओगे, टाइम कब लगेगा, और 10 एकदम यंग जनरेशन का माइंड वहाँ पे यूज़ होगा। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आजकल फॉर्मुलेशन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ये टेस्ट उनके बेसिस पे वर्क करते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक की यह बात रही हरमन रोसा का शाहिद डब्बा परीक्षण। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको हम टीएटी के नाम से जानते हैं, या फुल फॉर्म आपको आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है, टेट सुपर टेट में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसका राइट फुल फॉर्म है। हिंदी में ऐसे, इंग्लिश में ऐसे। इसके प्रवर्तक कौन है? मुरे और मार्गन है। कब आया? 1935 में आया। पहला प्रश्न आपको देखने को यहाँ पे मिल गया। दूसरा आपको ये मान लीजिए 2 हो गए, ठीक। कार्डों की संख्या कुल कितनी है? तो 31 है। 30 जो है उसमें कार्ड हैं और एक कार्ड जो है वो खाली है। तो कार्डों की संख्या आपको कंफ्यूज कर सकता है, कहीं कहीं 30 भी दिखा देता है, कहीं कहीं 31 भी दिखा देता है, ठीक है। तो लेकिन 31 से ध्यान रखिएगा। 30 में तो उसमें जो है चित्र बने, लेकिन एक कार्ड पूरा ब्लैंक है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। 10 कार्ड मेल के हैं, 10 कार्ड में पूरे आदमी आदमी के चित्र हैं, 10 कार्ड में सिर्फ महिलाओं के हैं और 10 कार्ड में दोनों के हैं। यह जो टेस्ट है ये 14 वर्ष से जो अधिक बच्चे हैं उनके ऊपर लागू होता था, और इस प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति की निराशा, उसकी आवश्यकता, काम संबंधी समस्या, रुचि, अभिरुचि आदि समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी, और इसी आधार पर उसे उचित निर्देशन और मार्गदर्शन दिया जाता है। यह जो टेस्ट है यह इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 14 साल के ऊपर जो बच्चे थे उनके ऊपर ये अप्लाई होता था। उनकी जो रुचि है किस में नहीं है, उनको क्या निर्देशन देना है, उनको क्या गाइडेंस देना है, उनको किस एम तक बताना है, क्या ऑब्जेक्टिव उनके सामने रखना है, इन सब चीज़ों को उनको ये कार्ड वगैरह दिखा करके उसमें चित्र रहते थे कि वो सब चीज़ों के थ्रू उनकी वो बातों को निकाला जाता था, ताकि टीचर को समझ में आए कि अब बच्चे को क्या चीज़ें समझानी है, कैसे समझानी, कैसे वो आगे बढ़े। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उसी तरह आपके सामने यहाँ पर है बाल प्रसंगात्मक प्रशिक्षण, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, CAT कैट। आपको यह प्रश्न जो है इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अब इसके प्रवर्तक या जनक कौन है? लियोपोल्ड बैलक है। कब बनाया था? 1948 में। यह भी आपको दूसरा प्रश्न बहुत बार नाम और सन इसमें पूछता है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें है कि 3 से 11 वर्ष की आयु के मध्य के बालकों के व्यक्तित्व की माप करने हेतु इसको बनाया गया था। जो 3 से लेकर 11 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर यह टेस्ट लागू होता था। और इसमें क्या है, 10 चित्र थे टोटल, और सभी पे जानवर बने हुए थे। किसी को कुछ समझ में आता था, वो अपनी बात को बताता था बच्चा। इसलिए यह टेस्ट बालक के ऊपर एज, बहुत सारे जो इसमें टेस्ट हैं आप सोचेंगे कि एक ही टेस्ट से चीज़ें हो जाती थी तो बार बार क्यों बनाया गया। यह ऐसा था कि बच्चे हर एक लेवल के, हर एज के अलग अलग थे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्लास 5th के बच्चे को समझ में सोल्यूशन आ जाए वही फर्स्ट वाले को भी आ जाए, जो ज़्यादा 14 साल के बच्चों को आ जाए वही 25 साल के, ऐसा नहीं है। हर एक लेवल के बच्चों का अपना अलग अलग समझने का तरीका होता है, इसीलिए यह टेस्ट जो है अलग अलग बनाया गया, अलग अलग एज के लिए। ठीक है, बात एज इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है, सन इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, चित्र जो कार्डों की संख्या वह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, उमा चौधरी का नाम बहुत फेमस है क्योंकि ये जो बाहर के सारे टेस्ट थे तो उमा चौधरी ने भारतीय में इंडियन के रूप में, मतलब यहाँ पे उसका उच्चारण करके, उसका अपना कन्वर्ट करके इन्हीं चीज़ों को अपने तरीके से पेश किया है, तो ये नाम अच्छा है। बच्चों को चित्र दिखाकर कहानी लिखनी, यह इतना बढ़िया एक तरीका था कि उनको आधा चित्र दिखा दो, फिर वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उसको समझ के चित्र को भी पूरा करते थे, कहानियाँ भी लिखते थे। ऐसा भी देखने को मिला है, ऐसा भी काम किया गया है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी चीज़ें हैं वो पूरी अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट है वाक्य और कहानी पूर्ति परीक्षण। आप समझ रहे हैं, जैसे आधा कोई वाक्य दे दिया गया हो उसको आपको कंप्लीट करना है, कोई आधी कहानी आपको बता दी गई फिर उसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। नाम से ही समझ में आ रहा है, सेंटेंस और स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। प्रवर्तक है एबिंगहॉस, पाइने और टेंडलर। ठीक है, ये इनके प्रवर्तक का नाम है, आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछने की चांसेस है। यह विधि लिखित होने के कारण शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही उपयोगी थी। अब यह देखिए, यहाँ पे शिक्षित व्यक्तियों की बात आ गई। इससे पहले जितने टेस्ट में हमने पढ़ा वहाँ पे मुंह जबानी कार्य हो रहा था, लेकिन इसमें लिखित टेस्ट, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया, आप वहाँ पे बीच में जाके क्या भरोगे, सही चयन का चुनाव करो, ऐसी चीज़ें तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा इस विधि में। और सब में आपको मुँह से बताना था, मुँह से ही आपका टेस्ट हो रहा था, तो ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। बहुत बार पूछा गया है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, टेट सुपर टेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डीएलएड में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल डीएलएड में जो बेसिक है ऊपर ऊपर से ही पूछेगा, टेट में तो बहुत अंदर से पूछता है, घुस घुस के। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसकी है? पियाजे साहब की है। पहला प्रश्न आपको यहाँ पे मिल गया। दूसरा है, देखिए, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? जीन पियाजे को। दूसरा प्रश्न आपको मिल गया, ठीक है। मैं एक पैराग्राफ से कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं वो आपको बता रही हूँ। जीन पियाजे का जन्म 1896 में हुआ। कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ। तीसरा प्रश्न आपको मिल जाएगा। आप अपनी सीरीज देखिएगा पवन की यादन की, उसमें ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं। और फिर है, पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट्स एंड चाइल्ड पुस्तक लिखी है। आपको पुस्तक का नाम दे देगा किसने लिखी है, तो पियाजे साहब आप बताएंगे। चौथा प्रश्न आपको मिल गया। एक कब लिखी है? 1923 में। यह नहीं पूछ सके, लेकिन ये पूछेगा कि उनका नाम क्या था। तो आपको एक पैराग्राफ से मैंने 4 क्वेश्चन एकदम बेसिक में ही बता दिए कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। इसको हम विकासात्मक सिद्धांत या मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। जीन पियाजे का यह सिद्धांत है, पियाजे के सिद्धांत के नाम से फेमस है। संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत ऐसे नाम से जाना जाता है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इन्होंने यह किताब लिखी थी, 1923 में लिखी थी। ठीक है रहे यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए कि इनका जो ये रूल है या जो इनका संप्रत्यय है, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं। क्या हैं? संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट पे पूरा वर्क किया गया है कि उन्होंने अपने इस विकास में क्या बताने की कोशिश की है या बच्चों के बारे में वह क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहला उन्होंने एक शब्द यूज़ किया है, वो है अनुकूलन। इसको हम इंग्लिश में अडाप्टेशन कहते हैं। यह साइंस में भी देखने को मिलता है या रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है, यानी कि चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, अडाप्टेशन। राइट मीनिंग या राइट, आप अच्छा इसका आंसर या लिख सकते हैं। अनुकूलन से क्या अभिप्राय है? तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसा देश वैसा भेष। आप जहाँ जाओगे, जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहाँ के कपड़े, वहाँ मध्य प्रदेश में जाओगे तो वहाँ के, छत्तीसगढ़ में जाओगे तो उनके तरीके से, राजस्थान में जाओगे तो उनका खाना खाना, उनका खाना फेमस है। मतलब ये है कि जहाँ आप जाओ वैसे से, अगर गांव में जाओ तो गांव की भाषा, मराठ में जाओ तो मराठा में जाओ तो मराठा भाषा, गुजरात में जाओ गुजराती भाषा। तो वैसा ही यही बात है कि अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेना। तो यह क्या है? अनुकूलन है। अब यह चीज़ आप सोचिए कि विकासात्मक पक्ष में कैसे मदद करेगी। तो मतलब ये है कि अनुकूलन से है कि जैसे आप एनवायरनमेंट देंगे, बच्चा उसी हिसाब से आपको अपने आप को ढाल लेगा, उसी हिसाब से वो सीखेगा, उसी हिसाब से उसका हर एक गुण जो है डेवलप होगा। तो यही अनुकूलन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छी चीज़ें करोगे तो उसका अनुकूलन, जो उसके अंदर चेंजेस ले आना, वो देख कर अच्छा सीखेगा। दूसरा है समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट। अब इसमें क्या है? पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना या समय। इसमें क्या है कि पूर्व ज्ञान, जो पहले की चीज़ें हैं या आपने पहले कभी किया है, उसमें योजना में योजना बनाना, फिर उसमें कोई चेंज लाना। कुछ चीज़ें आप पहले हुई थी, कोई प्रोसेस, कोई सामान किसी प्रोसेस के थ्रू बनता है। अब आप उसमें नई टेक्नोलॉजी को ऐड करके उस प्रोसेस को कम समय में और ज़्यादा उत्पादन के साथ और कम यूटिलिटी के साथ बनाना कर दीजिए, कम लागत में। देखिए वही चीज़ क्या हुई कि उसी में अपने पूर्व ज्ञान में आपने कुछ थोड़ा सा चेंज किया और वातावरण के साथ तालमेल बैठा दिया, तो यह समायोजन कहलाता है। तो ये ऐसे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर यह लागू होता है कि वो पढ़ने में अच्छे हैं, अगर यहाँ तक वो समझ रहे हैं कोई टॉपिक है, आप उसमें थोड़ी सी मदद उनकी कर दो तो वो सीख जाएंगे। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो थोड़ी सी आप हेल्प कर दो, बाद में वो सीख जाते हैं। फिर बाइक को खुद चलाना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। तो ये समायोजन में भी आ जाता है। आपको ये टॉपिक, आपको मतलब ऐसे अर्थ पूछ ले तो ठीक है, क्या अभिप्राय है तो आप बता दें। कभी कभी आपको उदाहरण दे देगा और ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको उदाहरण समझना होगा कि क्या मतलब है जो वहाँ उदाहरण दिया गया। ऐसे प्रश्न आपको आएंगे। ठीक है, बात आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक है विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन इसकी इंग्लिश होती है। अब यह समझते हैं कि यह क्या है। एक ही समस्या को अलग अलग रूप में समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सोचना। कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे अलग अलग तरीके से सोचना। 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे अपने दिमाग लगाएंगे और अलग अलग तरीके से, यही सेंट्रलाइजेशन होता है। अलग अलग रूप में समझ पाने को अलग अलग रूप में समझेंगे और अलग अलग तरीके से अपना आंसर व्यक्त करेंगे कि ये चीज़ इससे ये है, इससे ये है, ऐसा ही होगा, ऐसा होगा। तो यही विकेंद्रीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्कीमा। यह बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है वह सभी संगठित होते रहते हैं, जिसे हम प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मतलब स्कीम्स का मतलब एक सेट बनते जाना, शुरू के एक स्टेप, सीढ़ी का एक स्टेप बनते जाना कि कुछ चीज़ें सीखा वो एक स्टेप बन गया, फिर उसमें कुछ और ऐड के एक स्टेप बन गया, फिर कुछ जैसे एक गेम के लेवल में एक स्टेप जीत गए, सीख के आगे बढ़ गए। अब हर एक लेवल में जैसे जाएंगे तो गेम का जो रूल है वो टफ होता जाएगा, गेम चेंज हो जाएगा। तो वही चीज़ें हैं कि प्रीवियस नॉलेज उनकी जो है वो बिल्ड होती जाएगी एक लेयर के रूप में। सिर्फ बच्चा अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान को अर्जित करता है और उसमें संगठित उसमें वो चीज़ें उसमें माइंड में, अब आप कोई चीज़ कर रहे हो उसमें ये दिक्कत आई तो एक बार सेट हो गई दिमाग में कि अगर दोबारा कभी आपको करना पड़ेगा तो आपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, मैं इस रास्ते से इस रास्ते जाऊँगा जिससे मैं आसानी से पहुँचूँ। तो ये क्या है, एक स्कीम सेट हो रही थी। ठीक है, बात आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। इसमें बच्चा अपने पुराने और पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता है। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें पहले वो सीखा है उसमें नए ज्ञान का अर्जन करेगा पुराने की मदद से। ठीक है, राइट एग्जाम्पल इसका यहाँ पे है कि बच्चा साइकिल सीखता है तो बाइक सीखने में मदद मिलती है। जब बच्चा साइकिल सीखेगा तो उसको बाइक सीखने, स्कूटी सीखने में, इस कार चलाने में, इन सब में उसको मदद मिल जाएगी, क्योंकि वो एक बार रोड पर जब उतर जाएगा तो उसका हैंड फ्री हो जाएगा। तो वो एक मतलब होता है ना कि मन में वो हो जाता है कि नहीं मैं चला लूँगा, कर लूँगा। और फिर कहा भी जाता है कि जिसको साइकिल नहीं है उसको कुछ नहीं आया चलाने, वो बाइक भी नहीं चला सकता है, ऐसा देखने को मिलता है। और फिर आप जब एक बार चला लेंगे तो उसी से सिमिलर चीज़ें उससे थोड़ी बड़ी हैं तो वो अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है बात, ये रही यहाँ पे आत्मसातकरण की बात। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश अपनी कर रही हूँ कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि सिलेबस में दिया है, क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे आप समझिए कि क्या है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी। कितनी स्टेजेस हैं, तो 4 स्टेज हैं। 4 इनकी मेन स्टेज हैं। आपको यह स्टेज पूछ लेगा, आपको संख्या के रूप में पूछ लेगा, आपको नाम पूछ लेगा, तो आप याद रखेंगे इनकी स्टेज है। इनकी स्टेज की एक बात ये भी है कि इनकी जो स्टेज है क्रम के हिसाब से, आप अगर आगे पीछे कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा और हमेशा आप गलत वे में फिर रहेंगे, हर आंसर भी आपका गलत होगा। इसलिए आप उसको क्रम के हिसाब से याद करेंगे। बहुत सारा होता है ना कि जैसे भाग बताया तो आप कुछ भी पहले वो लिख दो, वो लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इनके केस में दिक्कत होती है, आपको इनकी हर एक स्टेज को उनके स्टेज जिस जो फिक्स्ड है जो इन्होंने बताई उसी के अकॉर्डिंग लेके चलना होगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये रही आपकी समझने की बात। अब हम एक एक स्टेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने अपने स्टेज में क्या बताया है या क्या बताने की कोशिश की है। पहली स्टेज आपके सामने यहाँ पर ये है संवेदी गामक अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो जन्म से लेकर 2 साल तक होता है। तो आपको जो प्रश्न पूछेगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था क्या है, तो संवेदी गामक अवस्था है। आप इसका नाम बताएंगे, सेंसरी मोटर स्टेज। इसका जो कालक्रम है, टाइम पीरियड, वो क्या है, तो जन्म से 2 वर्ष है। आपको यह 2 प्रश्न मिलेगा इसके सिर्फ नाम से। ठीक है बात। अब इसमें नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं यह स्टेज क्या है या इसके अंतर्गत क्या आता है। इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को देखकर, सुनकर ज्ञान प्राप्त कर। इस स्टेज में बच्चा 2 साल का बच्चा क्या करेगा, हर चीज़ को देखेगा, सुनेगा, उसी से उसको जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी तरीके से वह ज्ञान प्राप्त करेगा। एकदम शुरुआत की स्टेज है, अर्थात बच्चा वस्तु को देखकर, सुनकर ही वस्तु को महसूस करने की कोशिश करता है। देखेगा, सुनेगा, छुएगा हल्का फुल्का तो वो उसको महसूस करने की कोशिश करेगा और फिर वो उन्हीं चीज़ों को देख के ही ज्ञान प्राप्त करेगा। और इस स्टेज में कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। वस्तु स्थायित्व होता है, चीज़ों को देखना, अनुकरण करना है, दोहराना की प्रवृत्ति है, कल्पना है, यह सब चीज़ें भी इनमें देखने को बहुत मिलती हैं। अब इसका एग्जाम्पल आपको मैं समझा दूँ जो समझ में आएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया है। अगर बच्चे के सामने कोई पलक झपकाए तो वह बिना सोचे ही पलक झपकाने लगता है, बिना सोचे समझे। मतलब यहाँ पे ये है, आप बच्चे के सामने अगर ताली बजाओगे तो 2 साल का बच्चा तो ताली बजाने के लिए तैयार रहता है। जैसे आप बजाओगे वैसे आप उसको चिढ़ाओगे वैसे वो भी चिढ़ाएगा। तो यह 2 साल की जो बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं वो बंदरों वाले होते हैं। आप जो बंदर को करोगे बंदर वही रिपीट करता है। तो वही बच्चे भी रिपीट करते हैं, अनुकरण करते हैं, दोहराते हैं। ठीक है, देख देख के करते हैं। तो ये सारे काम वो किस स्टेज में करते हैं, तो सेंसरी मोटर स्टेज में करते हैं। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। नाम पूछ लेगा और उसका जो टाइम पीरियड है वह पूछ लेगा। ठीक है, बात यहाँ तक की थी। अब दूसरी स्टेज क्या है वह भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हर एक स्टेज एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरलिंक है। एक काम उसमें होगा, फिर उसके आगे का काम उसमें होगा, फिर उसके आगे का उसमें होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि यह चीज़ आप क्रम में पढ़ेंगे, क्रम में याद करेंगे। जैसे जीन पियाजे ने दिया है तो एकदम सही से आप याद कर जाएंगे, समझ में भी आएगा आपको। ठीक है बात। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दी, जो डाउट होता है वो बता दी, जहाँ फंसते हैं लोग वो भी मैं क्लियर बताते चल रही हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आ रहा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए।
मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो ताकि चीज़ें भी आपकी क्लियर रहें और चीज़ें भी सही हो जाएँ, आपका पेपर अच्छा हो जाए, यही मेरा एक मोटिव है। दूसरी स्टेज आपके सामने यहाँ पर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में प्री ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। यह जो है 2 से 7 वर्ष होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बात। अब जानते हैं कि स्टेज में क्या है। जीन पियाजे साहब ने इस स्टेज को भी 2 प्रकार में बांट दिया। पहला इन्होंने 2 से 4 में डिवाइड कर दिया, फिर 4 से 7 में इन्होंने बांट दिया। अब हम 2 से 4 में क्लियर समझेंगे कि 2 से 4 के अंतर्गत क्या आता है। इस 2 से 4 की अवस्था को बच्चे के अतार्किक चिंतन करता है, और अर्थात जो तर्क करने योग्य नहीं है। 2 से 4 साल का बच्चा क्या करेगा, क्या रीजनिंग लगाए, कुछ नहीं। अतार्किक चिंतन रहेगा, जो उसको समझ में आएगा वो बोल देगा, जो उसको मन करेगा वो कर देगा, जैसे उसका मन उस समय होगा वैसे। कोई ये नहीं कि नहीं मैनर में रहना है, बिहेवियर उतना नहीं। बच्चे हैं, शुरुआत में सीखते हैं। जैसे बच्चे ने गली में एक काले कुत्ते को देखा तो वह पहचान गया। जब उसने सफ़ेद कुत्ते को देखा तो वह नहीं पहचान पाता है, और इस अवस्था को बच्चा अहम केंद्रित होता है। इसमें बच्चा ज़्यादा प्रश्न पूछता है। अब देखिए बहुत सिंपल सा है, अगर उसने काले कुत्ते को गली में देखा तो वह पहचान गया कि यह कुत्ता है। उसके रंग को लेके वो अभी कंफ्यूज है, क्योंकि उसने फिर उसी तरह 2 हाथ 2 कान नाक पैर वाले कुत्ते को फिर देखा, लेकिन यह कुत्ता सफ़ेद है, लेकिन वो पहचान नहीं पाया। तो अभी वो जो है समझ नहीं पा रहा, इसीलिए वो बहुत ही प्रश्न पूछता है कि उसे लगता है अरे मैंने काला देखा, ये सफ़ेद कैसे हो गया, इसके भी 4 पैर है, उसके भी 4 पैर है, लेकिन ये अलग क्यों है। तो कभी हर कुत्ते भी, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई किसी जात का है, कोई। अब आप बुलडॉग दिखाओ, फिर आप जर्मन शफर्ड दिखाओ, तो देखिए दोनों में अलग अलग है। आप पाकिस्तानी बुली डॉग दिखाओ, वो भी अलग है। आप लेब्राडोर दिखाओ एकदम, रॉटवाइलर दिखाओ एकदम अलग है। तो वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब कैसे है। तो अरे पूछेगा इनके भी 4 है, इनके भी 4 है, इनके भी 2 है, तो ये अलग क्यों है, रंग के अलग क्यों है, ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। तो ये सारी चीज़ें उसके मन में, जैसा वो दिखेगा वैसा वो पूछता जाएगा, ठीक है बात। आगे देखते हैं 2 से 4 का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब 4 से 7 का समझिए। इस स्टेज में बच्चे का विकेंद्रीकरण बहुत हो जाता है। इसमें पलटन की चीज़ें, रिवर्सिबिलिटी देखने को मिलती है। ये मतलब जो रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो इनको इतना मतलब कम विकसित रहता है ज्ञान, कि वह वो नहीं समझ पाते। कैसे, जैसे एग्जांपल आप देखिए तो चीज़ों को समझ पाएंगे। बच्चों को यह बता दे कि आपकी बहन है, तो वह यह नहीं बता पाएगा उसका। जैसे कोई बच्चे को आप बताओ कि ये आपकी बहन है, लेकिन वह बच्चा यह नहीं बता पाएगा उल्टा उसका, कि अगर ये मेरी बहन है तो मैं इसका भाई हूँ। उल्टा हुआ ना ये चीज़, लेकिन वो नहीं समझ पाता है। इसी तरह एग्जाम्पल ये विकेंद्रीकरण कहलाया है। जैसे आप बच्चे को अलग अलग गिलास, एक पतला और एक चौड़ा दे दो, तो वह नहीं बता पाएगा किसमें ज़्यादा पानी आएगा। तो ये संरक्षण का भी अभाव रहता है। जैसे बच्चा सभी बातों को अपने दिमाग में एकत्रित नहीं कर पाता है इस अवस्था में। इसमें क्या होता है, बच्चा इतना कुछ सीखता रहता है, इतना कुछ पूछता रहता है, कि उसके दिमाग में हर बातें नहीं इकट्ठा हो पाती हैं। तो ये संरक्षण का, विकेंद्रीकरण का भी अभाव देखने को मिलता है। जैसे एक ग्लास आप मोटी सी दे दो और एक उस तरह की पतली सी ग्लास दे दो, उतनी ही चौड़ाई, उतनी ही लंबाई, सब कुछ पानी उतना ही लगभग आए, लेकिन वो बच्चा नहीं बता पाएगा कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो ये भी एग्जाम्पल के थ्रू पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 मैंने आपको बता दिया, 4 से 7 मैंने आपको बता दिया। ये दूसरी स्टेज के अंतर्गत आता है, यह प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपके सामने तीसरी स्टेज, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश में इसको कंक्रीट स्टेज कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 7 से 11 वर्ष है। हर एक नाम, तीसरी लेवल, फिर आपको क्या नाम है, कौन सा का टाइम पीरियड है, 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बी फोकस ऑन दिस टॉपिक। मैं जो चीज़ें बता रही हूँ, चीज़ों को सुनते जाइए। आप अच्छे से सुन भी लेंगे ना, तब भी आप अच्छा कर ले जाएंगे। क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ा है तो आप जो सेंट्रल हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको याद आ, अभी आप पढ़ते रहे फिर बाद में लगता है कुछ नहीं याद है, लेकिन उस समय याद आ जाता है। बात को मानिए, चीज़ों को सीखिए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब देखिए, मूर्त का मतलब यहाँ पे सबसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। यहाँ पे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त है कोई चीज़ें दी गई, नाम भी थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िए तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तो मूर्त यानी जिसका कोई रूप हो, जिसका कोई आकार हो, जिसका कोई रंग हो, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। इस स्टेज में बच्चा मूर्त चिंतन करता है। इसमें बच्चा उन्हीं चीज़ों का चिंतन करेगा जो उसके सामने मूर्त होगी, जिसको कभी देखा है। जैसे आप आम के बारे में चर्चा करेंगे तो हाँ बताएगा कि मैंने गर्मी में आम खाया था। आप अंगूर के बारे में चर्चा करेंगे, हाँ मैंने छुआ है, हरे कलर का होता है, काले कलर का होता है, दो मीठा मीठा होता है, ऐसे ऐसे बताएगा। आप उसको जो है किसी मंदिर के बारे में, पार्क के बारे में, हाथी के बारे में, बंदर के बारे में बताओगे तो बताएगा। अभी आप उसको जो है डायनासोर के बारे में पूछने लगोगे, बता पाएगा? वो तो चित्र में ही देखा होगा, अदरवाइज वो कभी नहीं देखा।
तो यही चीज़ें होती हैं, देखने का मतलब सामने देखो, ठीक है? नहीं तो आप जो है कल्पना में देखने लगो तो वो चीज़ नहीं है। मूर्त का मतलब जो आपके सामने हो, जिसको आप छू सको, ठीक है? तो मूर्त संक्रामक अवस्था तीसरी अवस्था में ये अंतर्गत आता है। अब जैसे समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू है कि जब बच्चा कोई नया खिलौना देखता है तो उसके बारे में मूर्त चिंतन उसके सामने है। कुछ भी खिलौना है, नया खिलौना, उसकी बनावट, उसके आकार, उसके रंग आदि को देखेगा, छुएगा, उसको तोड़ मरोड़ कर सब चेक करेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, मूर्त होती हैं, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरी लाभ आज की जीन पियाजे साहब की चौथी अवस्था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड 11 से 15 साल का होता है और फॉर्मल स्टेज को हम इंग्लिश में कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। अब देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। इसे मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चौथी स्टेज है, लास्ट स्टेज है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगते, क्योंकि मूर्त के बारे में पहले रिलेट हो गए, अब वो अमूर्त सोच रहे हैं, क्योंकि मूर्त में जब वो कंठस्थ हो गए तो अमूर्त सीखेंगे। जो चीज़ें उनको नहीं दिखेंगे वो सोचेंगे ये क्यों नहीं है, ये यहाँ कब आएगी, इसको मैं बनाता हूँ। इन्वेंशन करते हैं, खोज करते हैं, बहुत ही एक्टिव रहते हैं इस स्टेज में। प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता आदि जिसको महसूस किया जा सकता है। इसमें हर चीज़ों को वो फील करते हैं कि अगर अच्छा चलो ऐसा नहीं है तो मैं बनाऊंगा या मैं करूंगा, इस चीज़ को ले आऊंगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जैसे लोग सरकार के बारे में बातें करते हैं, बहुत तमाम चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। तो ये औपचारिक है। मूर्त, मूर्त वो कंठस्थ हो गए, अब वो अमूर्त बारे में रीजनिंग चीज़ों को सोच रहे हैं, तर्क लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है बात। यहाँ तक हमने जीन पियाजे साहब की जो बात थी, जो उनका कॉन्सेप्ट था, जो उनकी स्टेज थी, फुल कंप्लीटली समझ लिया कि क्या है, कैसे प्रश्न। नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है कल्पना का अर्थ, परिभाषा और कल्पना के प्रकार। हम कल्पना के बारे में जानेंगे। इमेजिनेशन को इंग्लिश में कहते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, आप इससे बहुत ज़्यादा ही अवगत हैं, अच्छे से समझिए, कुछ है नहीं खास इसमें। कल्पना का अर्थ और क्या है, परिभाषा है, देखते हैं। कल्पना का अर्थ है जब हमारे सामने कोई उद्दीपक उपस्थित नहीं होता है, कोई चीज़ है या कोई सामान है जो हमारे सामने है, जो स्टिमुलस है वो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, और फिर हम उसके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, तो हम उसके प्रति जो विचार अपने मन में करते हैं उसे हम कल्पना कहते हैं। कल्पना में पुराने अनुभवों की नींव पर विचारों की नई इमारत खड़ी की जाती। कल्पना का अर्थ है मन में सोचना या किसी चीज़ के प्रति सोचना, विचार करना कि मुझे ऐसा करना है, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। कोई कोई काम आप कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं और उसमें आपका बेस बना हुआ है, फिर आप उसी के बेस पे सोचो कि मुझे ये चीज़ कैसे ग्रो करनी है, नई इमारत कैसे बनानी है। तो यही चीज़ें कल्पना के अंतर्गत आती हैं। ये रहा उसका अर्थ मोटा मोटा, ठीक है बात। अब डेफिनेशन देखिए, रायबर्न के अनुसार एक डेफिनेशन है, यह प्रश्न बहुत कम आएगा लेकिन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको आपके सिलेबस में दिया, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग, यह एक ऐसा रूप होता है जिसमें हम अपनी जो थिंकिंग होती है उनको नए प्रकार से प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यह हमको अपने पिछले अनुभव को किसी ऐसे वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं हुई थी। कि जैसे कोई काम हो रहा है और हमने कभी सोचा नहीं, तो एक नई थिंकिंग देती, एक नई सोच देती है कि आप नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उस काम को करो, ऐसी उसमें इमेजिनेशन को यूज़ करो कि वो चीज़ें कम लागत में हो जाएं और कम समय में भी हो जाएं। तो यही चीज़ें हैं कि पुरानी वस्तुएं, पुराने पिछले अनुभव से उसमें नया निर्माण करने में सहायता मिलती है, जो उसने कभी सोचा नहीं है, कभी किया नहीं होगा किसी ने भी। तो यह परिभाषा रायबर्न की है। दूसरी है डम्बल के अनुसार, यह कल्पना की परिभाषा इन्होंने दी है कि मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए। इसमें प्रतिमाओं का मतलब है कि क्या होना चाहिए, इसमें हम कैसे किसी काम को बेहतर कर सकते हैं, एक नया प्रतिमा का एक रूप निरूपण करना कि सोच के हिसाब से उस चीज़ों में चेंजेस ले आना, परिवर्तन करना, यही कल्पना है, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। परिभाषा हमने देख ली, अर्थ हमने देख लिया, अब हम प्रकार के बारे में जानेंगे। आपको इससे अगर प्रश्न आएगा तो ये प्रकार का आएगा, ये प्रकार के बारे में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैकडूगल ने प्रमुख रूप से कल्पना को दो भागों में बांटा। किसने बांटा है? मैकडूगल। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बांटा, लेकिन दो जो फेमस नाम है वो यही दोनों हैं। एक है पुनरुत्पादक, दूसरा है उत्पादक, ठीक है।
अब समझते हैं कि पुनरुत्पादक क्या है। यह पूर्व अनुभव पर आधारित होती है, मतलब कोई पूर्व अनुभव की चीज़ें, एक्सपीरियंस की चीज़ें, उनके बेस पे आप कुछ चेंजेस ले आइए या उनका ही आप अनुकरण करिए, तो ये पुनरुत्पादक है। उत्पादक का मतलब होता है कि जिसमें पुरानी सामग्री के आधार पर नई सामग्री उत्पन्न की, जैसे कोई पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसमें कुछ हल्का सा चेंज किया गया या चीज़ें उसमें नई की गई तो नया जनरेशन हुआ। तो ये चीज़ें हैं कि पूर्व की जो सामग्री थी या उसी के बेस पर नई सामग्री को बनाना, तो ये क्या है, उत्पादक है। तो ये रही बात आपकी कल्पना के प्रकार से। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे शिक्षा के महत्व में इसका कॉन्सेप्ट देखिए, जो क्यों आप पढ़ रहे हैं या क्यों पढ़ना चाहिए, क्या मतलब है। तो कल्पना बालकों को ज्ञान अर्जित करने और उनके मस्तिष्क विकास को प्रोत्साहित करने में सहायता करती है। आप ज्ञान को वो अर्जित करेंगे कल्पना के माध्यम, क्योंकि सोचेंगे, सोचना विचार करना बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी सोच बहुत आगे ले जाती है। तो उनका मस्तिष्क डेवलप होगा, वो प्रोत्साहित होंगे, उनको सहायता मिलेगी, वो आगे बढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हो गया। दूसरा है कल्पना के कारण भावी जीवन का चित्र प्रस्तुत करने में उसके जीवन की तैयारी के लिए सहयोग है। मतलब वो समझेगा, सोचेगा मुझे ऐसा करना है, मुझे घर बनाना है, मुझे ये ऐसा पार्टनर चाहिए, ये चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में ये करना है। तो ये जो आगे का भावी जीवन होता है उनके बारे में उसके मन में एक चित्र रहता है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, ऐसा बंगला बनाना है, वगैरह वगैरह। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है कल्पना से बालक अपनी अत्यंत इच्छाओं या दमित आशाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। मतलब वो कोई चीज़ें नहीं पा रहा है, कोई अभाव है, कोई प्रॉब्लम है, तो कल्पना में सोचता है कि मैं आगे चल के जब ऐसा हो जाऊंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा, मैं ये लूंगी, वो लूंगी। तो यही चीज़ें जो नहीं कर पाता, जो इच्छा दब जाती है, उनको उस रूप में सजो के रखते हैं, आगे चल के वो पूरी करते हैं। तो इसमें भी मदद मिलती है। नेक्स्ट है कल्पना से बालकों की इच्छाओं, योग्यताओं और रुचियों को प्रकट करते हैं। मतलब ये है कल्पना के थ्रू है, कोई पायलट बनना चाहता है तो सूरज सोचेगा प्लेन कैसे उड़ती है, कोई शिप यार्ड में काम करना है तो शिप बनाएगा अलग डिज़ाइन की, कोई बाइक बहुत पसंद है तो बाइकिंग वगैरह करेगा, कोई ट्रैकिंग के बहुत तमाम काम है। तो उन सब चीज़ों को जानना और अपनी इच्छाओं को आगे बढ़कर पूरी करना, तो ये सब कल्पना में मदद मिलती है। ठीक है बात, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। हमने यहाँ पर कल्पना के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम तर्क के बारे में जानेंगे कि तर्क वितर्क क्या होता है, जो हम बहुत करते हैं, अलग से इसके लिए डांट भी पड़ती है। तर्क का अर्थ समझते हैं। तर्क कार्य कारण में संबंध स्थापित करके हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचाने का, एक ही समस्या का समाधान करने में सहायता। तर्क का मतलब है कोई प्रॉब्लम है, तभी आप एक टॉपिक पे डिस्कस हो रहा है, 5 लोग उस पर डिस्कस करें, 5 माइंड उसमें लगे हुए हैं, तो 5 लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझाएंगे, तो क्या होगा, लास्ट में उस चीज़ का सल्यूशन निकले, क्योंकि उस पर 1 घंटे से तर्क कर रहे हैं। तो कार्य कारण संबंध है, मतलब ये हम जो ये कार्य कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, फिर से जो प्रॉब्लम आई है उससे रिलेशन को, उससे रिलेटेड हम सल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो ये समस्या का समाधान करने का एक सहायता का रूप है, या तर्क कर रहे हैं। तर्क का मतलब ये कि कोई बात छिड़ी हुई है, कोई मुद्दा ज़रूर है, तभी आप तर्क, अदरवाइज आप ऐसे क्यों फालतू में तर्क करोगे। तो कोई प्रॉब्लम का आप सल्यूशन ढूंढते रहते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। तर्क की परिभाषाएं, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। गेट्स के अनुसार व गेट्स व अन्य के अनुसार क्या है, यह देखते हैं। तर्क फलदायक चिंतन है, मतलब ये है कि कोई समस्या है, तभी आप तर्क कर रहे हो, तो आपको एक फलदायक सलूशन मिलेगा, जिससे किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभव को नई विधियों में पुनः संगठित या सम्मिलित किया। मतलब पुराने अनुभव है उसमें, आप उसमें जैसे कोई प्रोजेक्ट फंस गया, कोई काम फंस गया, तो आप उसमें 5 दिमाग लगाओ, कुछ नया मिल गया, हल्का सा उसमें क्लू मिल गया, जोड़ दो और काम चलने लगा। तो ये जो है तर्क की परिभाषा गेट्स के व अन्य के अनुसार है। नेक्स्ट देखते हैं तर्क के प्रकार। तर्क के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट है, बी फोकस ऑन दिस टॉपिक। पहला तर्क क्या है, आगमन तर्क। दूसरा तर्क क्या है, निगमन तर्क। पहला तर्क आगमन, दूसरा क्या है, निगमन। दोनों के मैंने नाम आपको बता दिए। अब हम एक एक तर्क पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या है, कैसे, मतलब क्या है। आगमन तर्क यहाँ पे है। आगमन तर्क एक ऐसा तर्क होता है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव और विचारों के द्वारा किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निर्माण। आगमन का मतलब ये है कि रूल के हिसाब से चलना, पहले आप रूल बताओ फिर आप एग्जाम्पल बताओ। आगमन और निगमन 2 शब्द बहुत आता है, जैसे अपव्यय और रोधन बहुत आता है, वैसे आगमन निगमन बहुत आता है। यह विधि है, सूत्र है, मूल मंत्र है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगमन का मतलब यह है कि रूल के अनुभव से अपने विचार या अनुभव के आधार पर नियम और सिद्धांत
के रूप में चलना या निरूपण करना या बनाना या तर्क करना। दूसरा है निगमन तर्क है। इस तर्क में व्यक्ति दूसरे के अनुभव और विश्वास और सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण। इसमें क्या कहता है, दूसरे के अनुभव या सिद्धांतों का परीक्षण में क्या होता है, एग्जाम्पल पहले दे दिया जाता है, फिर आगे चीजें बताइए। पहले एग्जाम्पल दिखा देंगे, मॉडल स्ट्रक्चर दिखा देंगे, फिर बताएंगे कि ऐसे ऐसे जैसे उसने किया था वैसे आप देख के अपने बड़ों की तरह कर लो। तो ये बात दोनों तर्क में अलग अलग ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब लास्ट टॉपिक यहाँ पे है वंशानुक्रम, जिसको हम इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं क्या है मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। बालक में न केवल अपने माता पिता के बल्कि उनके पूर्वजों से भी शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बच्चे को अपने पेरेंट्स से ही मिले, उसके उनके जो पेरेंट्स के जो पूर्वज दादा दादी होते हैं या बाबा अम्मा होते हैं, उनसे भी वही चीजें देखने को मिलती हैं। इसमें क्या है, इसे ही हम वंशानुक्रम या वंश परंपरा या पैतृकता या आनुवंशिकता आदि के नामों से जानते हैं। इनके अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे चर्चित नाम होते हैं। वंशानुक्रम की परिभाषा है बी एन झा के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जो उसकी जन्मजात क्वालिटीज होती है उनका एक कंप्लीट संपूर्ण योग होता है वंशानुक्रम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। थॉर्नडाइक साहब ने कहा है कि बालक की मूल शक्तियों का कारण वंशानुक्रम, जो उनकी मूल शक्तियाँ होती हैं, जो उनकी पावर होती है, उनका कारण जो होता है वो वंशानुक्रम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखिएगा। वंशानुक्रम से डेफिनेशन आती है। वुडवर्थ के अनुसार क्या है, ये वंशानुक्रम में वह सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय या जन्म के समय नहीं, वरन गर्भधारण के समय, जन्म से लेकर लगभग 9 महीने पूर्व व्यक्ति में होती है। उन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम में चीज़ें जन्म लेने के बाद नहीं आती, जब गर्भधारण में भी बच्चा रहता है तभी उस 9 महीने में ही चीज़ें, उसके पैतृक गुण जो जीन्स होते हैं वो उसमें घुस जाते हैं, वो तभी लेके वो सारे गुण को यहाँ पे आता है, मतलब पृथ्वी पर आता, अर्थ उसका जन्म होता है। जेम्स रेवर के अनुसार क्या है, यह देखते हैं। माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण ही वंशानुक्रम, जो माता पिता की जो फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज होती हैं उनका ही बच्चों में स्थानांतरण ट्रांसफर होना ही वंशानुक्रम है। यह डेफिनेशन किसकी, वंशानुक्रम की डेफिनेशन जेम्स रेवर के अनुसार। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। रूथ पेंडिक के अनुसार क्या है, यह जानते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। इन्होंने कहा है कि हेरिडिटी जो होती है वो माता पिता से संतान को मिलने वाले गुणों का, क्वालिटीज का, कैरेक्टरिस्टिक का एक नाम है। किसने कहा, रूथ बेंडिक्ट ने कहा है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि बालक के विकास में वंशानुक्रम का क्या प्रभाव है, क्या मतलब है, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है। तो वंशानुक्रम का मूल शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। उनकी जो मूल शक्तियाँ इंस्टिंक्ट होती है उन पे उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। हर एक प्रभाव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पड़ता है। वंशानुक्रम का शारीरिक लक्षण पर जैसे विकलांगता होना, आँख में प्रॉब्लम होना, बाल भूरे भूरे होना, बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो इसमें एक प्रॉब्लम दिखाते हैं, तो ये भी देखने को मिलता है। वंशानुक्रम प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव है। जैसे मतलब एक प्रजातियाँ होती है ना कि जनजाति वहाँ बिलोंग करती है, वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, उनका प्रथा ऐसे होती है, उनका कल्चर ऐसे होता है, ये भी चीज़ें फिर उसी में ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे किसी के यहाँ कृषि बनेंगे, ऐसे तमाम चीज़ें फॉर्म में कही जाती हैं, तो वही चीज़ें हैं। वंशानुक्रम का व्यावसायिक योग्यता पर ये देखिए, जैसे जो मतलब टेलर है तो टेलर के यहाँ टेलर ही, और उन साहब के यहाँ साहब ही, तो ये सभी देखने को मिलता है। ये भी चीज़ें कभी कभी ट्रांसफ़र होती, कभी कभी नहीं भी होती। अब तो अपोजिट मिलता है, रिक्शे वाले का बच्चा IAS बनता है, तो ये भी चीज़ें अलग हैं, कही गई हैं बातें, फिलहाल आपको यहाँ पे समझना है। वंशानुक्रम का सामाजिक स्थिति, इसमें जो है जो सोसाइटी की इमेज होती है उस पर भी उसके स्टेटस पे प्रभाव पड़ता है कि कैसे इम्पैक्ट पड़ना है, कैसे मतलब कैसे बैठना उठना, कैसे मतलब एक तालमेल बैठा के काम करना है, कैसे समाज चलता आ रहा है, ये भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। एक चरित्र का भी प्रभाव है। जैसे अच्छे माँ बाप है तो उनके बच्चे भी अच्छे हैं, लगभग महानता है, कुछ महान वीर काम किए तो बच्चे भी उनके उसी फील्ड में रहते हैं, तो और उनकी वृद्धि का भी प्रभाव है। अच्छे माँ बाप हैं या अच्छी सारे, उनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो बच्चों का भी जो प्रभाव पड़ता है हेरिडिटी का, वो भी बहुत बढ़िया पड़ता है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। ये रही है प्रभाव की बातें। यहाँ तक हमने 8 पॉइंट को देखा, अब हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कुछ नियम के बारे में चर्चा करेंगे। रूल ऑफ प्रिंसिपल हेरिडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, आने की चांसेस है। अब देखते हैं इनके नियम क्या है, तो मैं आपको दिखा दूं। पहला नियम है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। दूसरा नाम है बीजकोष की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म फ्लावर्स। तीसरा नियम है समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। फिर यहाँ पे चौथा विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नियम है, याद रखिएगा, पूछ सकता है, पूछा भी जाता है।
फिर पांचवा है प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। छठा है मेंडल का नियम, लॉ ऑफ मेंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा गया है बहुत बार। अब हम यहाँ पे देखते हैं अर्जित गुणों का हस्तांतरण, लॉ ऑफ क्वांटिटी ऑफ जर्म प्लाज्म। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, टेट सुपर टेट में भी बहुत आता है। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। लैमार्क, मैक्ड्यूगल, पावलोव और हैरिसन ने हैरिसन आदि ने प्रवृत्तियों विद्वानों ने वंशानुक्रम के आधार अर्जित गुणों का हस्तांतरण माना। इन्होंने क्या कहा है कि वंशानुक्रम क्या है, बेस क्या है, वो अर्जित गुणों का एक हस्तांतरण माना है कि चीजें और गुण अर्जित किए जाते हैं। अब क्या है, कैसे है, वो देखते हैं। लैमार्क ने जिराफ की गर्दन का लंबा होना पारिस्थितिकी वश बताया, अब वह वंशानुक्रमी हो चुका है। मतलब क्या है कि जैसे जिराफ पैदा हुआ, सारे जानवर जैसे छोटे छोटे हाइट के हैं तो उनकी जो गर्दन लंबी नहीं है, तो कैसे इसकी हो गई। जब एक जिराफ पैदा हुआ तो वैसे ही था, लेकिन पत्ती इतनी ऊपर थी पहले, जितनी नीचे तो खा गया। अब पत्ती ऊपर है, जैसे हम लोग की सामान पे नहीं पहुंचते हैं, ऊपर रखा है तो अपनी एड़ी को उठा के पहुंचने का प्रयास करते हैं, या तो हम स्टूल का सहारा लेते हैं। वैसे जब वो नहीं पहुंच पाए, वहां सहारा नहीं मिला, तो अपनी गर्दन को ऊंचा किए, थोड़ा और ऊंचा किए। एक जात के लोग आए, वो और ऊंचा किए, फिर जिराफ पैदा हुआ और ऊंचा। अब वो इतना होते 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 अब जब जिराफ जो पैदा होते हैं, उनकी जो गर्दन होती है वो मतलब वंशानुक्रम से ही अब लंबी होती है। तो ऐसा लैमार्क साहब ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट सुपर टेट में आता है, उदाहरण दे देता है, नाम पूछता है। याद रखिएगा कि लैमार्क और जिराफ का एक रिलेशन का ये सेट बताया गया है साइकोलॉजी में, ठीक है। इसी प्रकार मैक्ड्यूगल ने चूहों पर प्रयोग किया है, लैमार्क ने जिराफ पर, मैक्ड्यूगल ने चूहों पर। आपने पानी से भरे बड़े बर्तन में चूहे को छोड़ दिया। इन्होंने एक बर्तन था पानी से भरा था, उन्होंने चूहों को छोड़ दिया। बर्तन से बाहर आने के सिर्फ दो रास्ते थे, एक तो मार्ग जो है लाइट के थ्रू था, मतलब लाइट जल रही थी उस पे, और एक था पूरा अंधेरे में भरा हुआ था। अब देखिए, प्रकाशित मार्ग में बिजली का झटका लगता था, मतलब जिधर लाइट थी, जिधर रास्ता दिखता था वहां पे बिजली का झटका लगता था, और जो अंधकार युक्त मार्ग में था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अतः सभी चूहे झटके से परेशान होकर अंधकार, मतलब एक बार जब ज्यादा उन्हें लगता था रास्ता दिख रहा है हम चले जाएंगे, लेकिन जब वो जाते थे तो करंट मार, वो तो भाग के जो पीछे वाला रास्ता था जिसमें अंधेरा था वहां से जाने का प्रयास करते थे, ठीक है, मार्ग से बाहर निकलते थे। 23 पीढ़ी के अध्ययन से पाया गया कि पहली पीढ़ी में चूहे ने 165 बार, जो पहली जनरेशन थी वो 165 बार गलती की थी, फिर 23वीं पीढ़ी में उससे 25 बार गलती किए थे। इस तरह स्पष्ट होता है कि अर्जित गुणों का अगली पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो चीजें अगर एक बार एक जनरेशन ने गलती कर दी इतनी बार इतनी टाइम, तो दूसरी वाली इससे कम, फिर दूसरी इससे कम, इससे कम, इससे कम होते होते ये 25 बार में 23वीं पीढ़ी 23rd जनरेशन जो आई थी वो 25 गलती सिर्फ की और अपने रास्ते से निकल गई। तो यहाँ पे यह बात थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बीज कोष की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ क्वांटिटी ऑफ जर्म प्लाज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। फ्रांसिस गाल्टन ने सन 1775 ईस्वी में इसको दिया था, बनाया था। बालक में उतनी ही योग्यता बताया जितना कि उसके पूर्वजों को। इन्होंने बताया कि जितने आपके पूर्वज योग्यता वाले होंगे, क्वालिटी वाले होंगे, उतने आप भी होंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। आपने कई अध्ययन के, इन्होंने बहुत सारे सूत्र भी दिए हैं, वह देखते हैं। वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी में 1/2 से माता से, 1/2 पिता से, मतलब 1/2 पिता और 1/2 माता से मिलता है, इन्होंने कहा है। दूसरा यहाँ पे है दादा दादी परदादा आदि पूर्वजों से कुछ निश्चित मात्रा में भी गुण मिलते हैं, उनकी क्वांटिटीज क्या रहती है, अलग अलग रहती है। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पे वंश, यहाँ पे बताया है वंश दर वंश या गुण कम होते जाते हैं, 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, मतलब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी वैसे ये गुणों की जो क्वांटिटीज है बटने की या मिलने की वह कम होती जाएगी। अब गाल्टन का समर्थन करते हुए बीजमैन ने बालकों की उत्तम बीजकोषता बतलाई है। मानव शरीर में काम कोष और उत्पादक कोष दो होते हैं, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। काय कोष शारीरिक विकास करते हैं और उत्पादक कोष वंश परंपरा। काय कोष जो होते हैं वो फिजिकली डेवलपमेंट करते हैं, और उत्पादक कोष जो होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस में ट्रांसफर होते रहते हैं। आपने 25 पीढ़ियों तक चूहों पर प्रयोग किया था, वे चूहों की पूंछों को बार बार काट देते थे। इन्होंने चूहे की पूंछ को काट के प्रयोग किया, अब वो बगैर पूंछ के चूजे कभी भी नहीं पैदा हुए, इसलिए निष्कर्ष निकाला गया कि अगली संतान में मूल जीवाणु हस्तांतरित होते। मतलब क्या हुआ, इन्होंने हर जनरेशन की पूंछ काट दी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना पूंछ के चूहे पैदा हुए। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, जो गुण ट्रांसफर हो रहा था वह एक जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी जनरेशन, वह खत्म हो जाएगा, फिर उनको एक नई चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर है प्रत्यागमन का नियम, यह भी इम्पोर्टेंट है। क्या है,
प्रत्यागमन शब्द का अर्थ है विपरीत होना, मतलब उल्टा रहना। जब माता-पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यह प्रत्यागमन, मतलब ये है कि माता अच्छे माँ-बाप के या बहुत वरिष्ठ पद पर रहने वाले बच्चों माता-पिता के बच्चे बेकार निकल जाएँ या उल्टा हो जाए, एकदम बहुत गरीब है तो उनके बच्चे बहुत अच्छे हो जाएँ, ऐसा भी ये विपरीत है, प्रत्यागमन का नियम है, जैसा नाम ऐसा काम नहीं होना। मंदबुद्धि माता-पिता की संतान बहुत तेज हो जाना। विद्वानों ने उसके संदर्भ में निम्न धारणाएं पेश की, वह देखते हैं क्या है। अगर वंश सूत्र का मिश्रण सही रूप में नहीं हो पाता तो विपरीत विशेषताओं वाले बच्चे, कभी कभी होता है कि जीन वगैरह क्रोमोसोम्स का पेयर अच्छे से नहीं मिल पाता है तो अलग अलग विकृत के बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा देखने को मिला है। दूसरा है जागृत और सुषुप्त, दो तरह के गुण होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ही इनएक्टिव फेज के भी गुण होते हैं जो निश्चित करते हैं कि विपरीत विशेषताएं सुषुप्त गुणों का परिणाम, मतलब ये है कि जो चीज़ें अच्छे से नहीं मिल पाएंगी, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, वो क्वालिटीज़ नहीं आ पाएगी, यही सब प्रत्यागमन के नियम के अंतर्गत। आप नाम याद रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा डिटेल में। अब है मेंडल का नियम, या पूछा जाता है वंशानुक्रम की विशेषताओं का पता लगा, जो उनकी क्वालिटीज है उनका पता लगाने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग किए। आप जो है ये मतलब इन एक ईसाई मठ के पादरी थे, इनका यह पादरी का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब मेंडल के नियम को समझते हैं। नहीं है, इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, चूहों पर प्रयोग किया था। मटर के पौधे जो है इन्होंने बनाए थे, बीज को अलग अलग करके कि कितना बड़ा होता है, ड्रॉफ प्लांट है, छोटा प्लांट है। चूहों पर किया था, व्हाइट हाइब्रिड ब्लैक होता था, लास्ट में 1:3 का था कि एक काला चूहा पैदा होगा, फिर सफ़ेद होगा, फिर दोनों मिक्स होंगे, ऐसा इन्होंने नियम बनाया था। इनके नियम का आप नाम याद रखिए। आपको जितने भी मैंने नियम बताए हैं ज़्यादा नहीं पूछेगा, सिर्फ नाम पूछेगा, ठीक है बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक। हमने आपको शुरू में जो चीज़ें बताई थी, आज की क्लास यहीं तक। हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 3 था हमारा, यहाँ तक क्लियर हुआ। हमने हेरिडिटी तक अच्छे तरीके से चीज़ों को कंप्लीट फुल डिटेल में डिस्कस किया कि क्या चीज़ें हैं, कैसे होनी है, क्या क्या हो रहा है। आप 3 पार्ट में वीडियो खत्म हो गया। हम इसके आगे अधिगम से रिलेटेड बातें उसके फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवाइज करिए। सीरीज़ में आपको करवाऊंगी, पेपर में आपको करवाऊंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा वक्त की प्रॉब्लम होती है, मैं चीज़ें टाइम टू टाइम करवा दूंगी। बाल विकास 3 पार्ट में क्लियर हो गया। आपका अभी 1 से 2 पार्ट और बनेगा जिसमें हम रूल को, जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत आता है, उस पर फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, तब तक के हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही, कोई दिक्कत है आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।